रिसोर्स प्लानिंग 2 है। सबसे पहले हमने मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग 1 पे बात कर रहे हैं। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसा निज़ाम है जो खुद ही अंदाज़ा मतलब ऑर्डर्स के मुताबिक हमारी स्केजुलिंग भी करता है, रॉ मटेरियल का ऑर्डर भी देता है और बाकी मामलात को भी टैकल करता है। इसके ऊपर हम बात यहाँ तक पहुँची थी कि जो सिस्टम है ये एक सेंट्रलाइज इंटीग्रेटेड सिस्टम है, यानी जगह जगह इसके डिफरेंट पार्ट नहीं पड़े हुए बल्कि सिर्फ एक ही जगह से ये ऑपरेट हो रहा है। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये स्केजुलिंग के अंदर हमारे फैसलों को बिल्कुल एक्यूरेट और इफेक्टिव करता है, जिसकी वजह से मार्केट में कभी डिलेज हमें नहीं होते और हम टाइमली मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर पूरे कर लेते हैं। ये डिज़ाइन इंजीनियरिंग होती है, फॉर डिज़ाइन इंजीनियरिंग होती है, जिसके अंदर जो है हम जो है आप ये कह सकते हैं कि पहले से हम अंदाज़ा कर लेते हैं। तो इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग के लिए और इसके अलावा जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए इसका बड़ा अहम रोल है और जो है यानी इंजीनियरिंग स्केड्यूल भी करता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी करता है और कास्ट कंट्रोल में इसका बड़ा अहम रोल है। यही वजह है कि हम आप कास्ट अकाउंटेंट्स को, ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स को ये पढ़ा रहे हैं, वरना हमें इसको पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर तो ये सिर्फ इंजीनियर्स ही पढ़ते। हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत ये पड़ी कि इस मामले में इंजीनियर जब काम कर रहे होते हैं तो हमें उनके साथ काम करना पड़ता है एज एन अकाउंटेंट और ये सारे इश्यूज़ को रन करना पड़ता है। ये वजह होती है कि हमें इनके साथ चलना पड़ता है। अब जहाँ तक सवाल है कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, तो इसके फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन तो ये है कि ये आइडेंटिफाइंग फर्म ऑर्डर एंड फोरकास्टिंग फ्यूचर ऑर्डर्स विद कॉन्फिडेंस। एक तो ये कि इस वक्त ऑर्डर्स क्या हैं और मुस्तकबिल में ऑर्डर्स को फोरकास्ट करता है विद कॉन्फिडेंस। जैसे कि आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी की बेस पे होती है सारी चीज़ें, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने पढ़ा हुआ है एस्टिमेशन के अंदर। तो बहरहाल इसी तरह स्टेटिस्टिकल टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए फोरकास्ट करता है कि आगे हमारे ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं, यानी मौजूदा दौर में ऑर्डर क्या हैं और आने वाले दौर में ऑर्डर क्या हो जाएंगे और इन ऑर्डर्स में विद द पैसेज ऑफ टाइम कितना इंक्रीज आएगा या अल्लाह ना करे कितना डिक्रीज आएगा, ताकि हम पहले से ही उसके मुताबिक सोच सकें, ताकि हम पहले से ही उसके मुताबिक प्लान कर सकें। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि यूजिंग ऑर्डर्स टू डिटरमिन क्वांटिटीज ऑफ रॉ मटेरियल, ये डिटरमिन करता है क्वांटिटीज ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, यानी जो ऑर्डर आए हैं उन ऑर्डर के मुताबिक हमें कितने मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, हमें कितने रॉ मटेरियल की नीड होगी। तीसरी चीज़ डिटरमिन करता है टाइमिंग ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट, कि हमें जो मटेरियल चाहिए है वो किस वक्त पर चाहिए, किस टाइम पर रिक्वायर्ड है। तो देखिए कितने काम की चीज़ है। हमें ये बताता है आज कितने ऑर्डर हैं, फ्यूचर में कितने ऑर्डर होंगे। हमें ये बताता है कि इन ऑर्डर के मुताबिक हमें किस कंपोनेंट या किस मटेरियल की कितनी ज़रूरत होगी और साथ ये भी बताता है कि इसकी ज़रूरत हमें किस वक्त होगी। ठीक है जी। स्टॉक लेवल के पेश नज़र, यानी इस वक्त हमारा स्टॉक लेवल क्या है उसके मुताबिक हमें बताता है, कैलकुलेट करता है परचेज ऑर्डर्स के, हमारे परचेज ऑर्डर्स को कैलकुलेट करके हमें बताता है कि कौन कौन सा परचेज ऑर्डर हमें देना है और उस पर कितनी हमारी कॉस्ट आएगी। इस तरह ये सारे का सारा मसला हो जाता है। ये इतना ज़बरदस्त सिस्टम है कि जैसे यूँ समझ लो कि मैं आपको समझाने के लिए ये समझा सकता हूँ कि फ़र्ज़ करो कि आप एक ड्रग स्टोर चलाते हो या एक मेडिकल स्टोर चलाते हो। इस मेडिकल स्टोर में आप सिर्फ दवाइयाँ ला के कस्टमर्स को देते जाओ, ठीक है। ये निज़ाम जो है ये खुद ही देखेगा कि कौन सी चीज़ जो है क्रिटिकल स्टॉक में है। जो चीज़ क्रिटिकल स्टॉक में होगी इसका ऑर्डर खुद ब खुद दे देगा सप्लायर को कि जी हमारी दुकान में जो है वो विटामिन सी ख़त्म हो गई है या ख़त्म होने वाली है, ख़त्म होने वाली है, तो पहले ऑर्डर दे देगा। यानी आप सिर्फ बाइंग करें, आप सिर्फ जो है चीज़ें बेचें यानी सेलिंग करें, चीज़ें ला के देते जाएं, कंप्यूटर और बिल बनाते जाएं। बारह इनवॉइस ज़रूर बनाएं। जब आप इनवॉइस बनाएंगे तो वो उतनी इन्वेंट्री माइनस करता जाएगा आपके स्टॉक में से, और जब वो क्रिटिकल लेवल पे पहुंचेगी तो क्या करेगा, क्रिटिकल लेवल पे जब पहुंचेगी तो ऑर्डर खुद ही प्लेस कर देगा। आपको किसी किस्म की जहमत नहीं है कि आप ऑर्डर जो है वो दें, बल्कि आप सुबह जब पहुंचेंगे अपने इन्वेंट्री या वेयर हाउस में
तो पता चलेगा सप्लायर की गाड़ी पहले ही खड़ी है। तो आपको इसमें हैरान होने की भी जरूरत नहीं कि सप्लायर की गाड़ी क्यों खड़ी है और ये चीजें कहाँ से आ गई। खुद ही पता है कि हमारे सिस्टम ने अंदाजा लगा लिया था कि ये चीजें आउट ऑफ स्टॉक है, तो उसने ऑर्डर दे दिया। इसी तरह किसी भी जगह मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जहाँ पे रॉ मटेरियल जो है वो कम हो रहा है, कंपोनेंट्स में कमी आ रही है और आगे मैन्युफैक्चरिंग स्केड्यूल मैनेज करना मुश्किल होगा, तो आपके सिस्टम ने खुद ही ऑर्डर जनरेट करके सप्लायर को इत्तला दे देनी कि ये चीज़ हमारे स्टॉक में शॉर्ट होने वाली है, तो ये भाई आप वक्त पे ज़रा भेज देना। अच्छा, और उसके बाद फिर इसका काम ये है कि स्केड्यूल करना है मटेरियल फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन के। फ्यूचर में जो हमने प्रोडक्शन करनी है उसके लिए आज ही इसने स्केड्यूल कर देना है कि कितना मटेरियल हमें चाहिए होगा। ये सारा काम करना इसकी जिम्मेदारी है, ये सारा काम चलाना इनकी सौंपदीद पे है। तो ये है जिसका जो हम कह रहे थे फंक्शंस हैं, काम है। तो काम ये हुए कि जी एक तरफ मशीन चलती रहेगी, मशीन मटेरियल इस्तेमाल करती रहेगी, मटेरियल जितना निकलता रहेगा सिस्टम उसे नोट करता रहेगा, जब वो शॉर्ट होने वाला होगा या क्रिटिकल हो जाएगा सप्लायर को खुद ही ऑर्डर कर देगा और सप्लायर सब वो माल ला के रख देंगे। जैसे ही वो माल आएगा उसको अपडेट कर दिया जाएगा सिस्टम में और फिर इसी तरह एक निज़ाम चलता जाएगा। ये ना सिर्फ हमारी प्रोडक्शन स्केड्यूल बना के देगा बल्कि हमें मटेरियल स्केड्यूल ही बना के देगा। तो ऑब्वियसली अगर देखें तो ये तो पूरे का पूरा एक मेरेकल है कि हमने अपना दर्द सर उठा के एक इंफॉर्मेशन सिस्टम को दे दिया जो ये सारी चीज़ें मैनेज करेगा। इस लिहाज से देखा जाए तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। बेनिफिट्स पे क्या क्या चीज़ें कि बेनिफिट में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये हमारी एबिलिटी को बेटर करता है कि हम ऑर्डर्स को मीट कर सकें, यानी जो ऑर्डर हमें आने हम उनको मीट कर सकते हैं, हमारी एबिलिटी को बेटर करता है। उसके साथ साथ इस पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करता है कि हम स्टॉक बहुत ज़्यादा होल्ड करें, यानी नीडलेस स्टॉक होल्ड करने का मतलब ये है कि हमने अपने रिसोर्सेज कैप्चर किए हुए हैं, अपने रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं। तो ये इस चीज़ को भी इंश्योर करेगा कि हमें रिसोर्सेज इस्तेमाल करने, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करने, लिहाजा इसको भी इंश्योर करेगा कि स्टॉक होल्डिंग ना हो फजूल में। और उसके साथ साथ ये क्विकली एस्टिमेट करेगा कि अकॉर्डिंग टू डिमांड को एस्टिमेट करते हुए पूरे का पूरे निज़ाम को मजबूतली चलाएगा, या आप यूँ कह लीजिए, मैं इंग्लिश उर्दू मिक्स कर गया हूँ, कोऑर्डिनेटेडली मैनेज करेगा स्केड्यूल को। जितनी डिमांड होगी उतने प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे, इस बात को इंश्योर करेगा। अच्छा, इस तरह आपका ज़ाहिर है मार्केट इमेज भी बेटर होगा और जो है कस्टमर उसके जहन में या प्रॉस्पेक्ट के जहन में ये बात हमेशा रहेगी कि ये जो निज़ाम है, ये जो मजबूत निज़ाम बनाया गया है, ये हमेशा में नहीं है, ये एक पूरा का पूरी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है जिसके अंदर इस निज़ाम को चलाया जा रहा है और जिसके अंदर जो है इस तरह की सिचुएशन पैदा नहीं हो सकती कि मैं एक ऑर्डर दूँ और मैं जो है वो किसी किस्म की अनसर्टेनिटी फेस करूँ। लिहाजा चूंकि निज़ाम सिर्फ ये नहीं कि प्रोडक्शन इंश्योर कर रहा है, वो परचेज और प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स को भी जो है वो एड्रेस कर रहा है ताकि बोटलनेक्स ना हो और सप्लाई में डिलेज ना हो। और आप ये जानते हैं, इससे पहले बात आपसे तफसीलन हो चुकी है कि किसी प्रॉस्पेक्ट को जो है वो इंस्पायर करके लाना और लाकर उसे आउटलेट तक लाना और अपने लिए डिमांड क्रिएट करवाना किसी प्रोडक्ट की इतनी आसान बात नहीं होती। और अगर वो आए और आगे से वो चीज़ उसे दस्तयाब ना हो तो वो ज़िंदगी भर के लिए आपसे नाराज़ हो जाएगा और फिर दोबारा वो प्रॉस्पेक्ट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बात बिल्कुल अनसर्टन हो जाती है। लिहाजा ये तो गलती अफोर्डेबल नहीं है, लिहाजा ये सिस्टम उसमें हमारी जो है वो मदद करता है। इसके साथ साथ जो मज़ीद इसमें फ़ीचर्स हैं उसमें एक बड़ा अच्छा फ़ीचर ये है कि ये आपके सप्लायर के साथ बड़े क्लोज रिलेशनशिप बिल्डअप कर देता है। ज़ाहिर सप्लायर को भी अगर रेगुलर आए इस तरीके से ऑर्डर जाता रहे, अगर एक ह्यूमन मैनेज कर रहा होगा तो क्या करेगा, कहीं निगलेक्ट करेगा, फिर एकदम कहेगा यार इतनी चीज़ें जल्दी से भेजो, और जब सप्लायर बेचारा नहीं पूरा कर सकेगा तो हम उसको बरसेंगे। और दूसरा, जब हम उसका वर्कलोड डालेंगे तो ज़ाहिर क्वालिटी भी डिटीरियोरेट होगी। अब यहाँ पे तो ये है कि एक पूरा मजबूत निज़ाम है और कंप्यूटर जो है यहाँ जो ऑपरेशन सिस्टम है इसके अंदर वो इकट्ठा ऑर्डर नहीं भेजेगा, वो तो स्मूथ सप्लाई के साथ ऑर्डर भेजेगा, जिसका मतलब ये सप्लायर भी खुश रहेगा बजाय इसके कि कभी पॉकेट सेलिंग की तरह बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट देना पड़े और कभी ऑर्डर ही ना आए
उससे अच्छा है कि एक स्मूथ मैनेजमेंट हो जाए या स्मूथ हो जाए आपके ऑर्डर्स, तो सप्लायर भी खुश कि मुझे एक रेगुलर फ्लो ऑफ सेल्स मिल रहा है, मुझे एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम मिल रहा है, तो ये भी एक एडवांटेज हो जाएगा। लिहाजा इसके अंदर मल्टीपल एडवांटेजेस हैं, मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं जिनको कि एड्रेस किया जा रहा है, लिहाजा डेफिनेटली इसका बेनिफिट तो आपको होना ही है। लेकिन आप जानते हैं कि क्या कहते हैं कि वो कहते हैं ना कि हर चीज़ की कोई ना कोई तो हद होती है। क्या ख्याल है बच्चों? जैसे आपकी भी लिमिट है, बाज़ औक़ात आप एक हद से आगे जाते हैं तो वालिदैन कहते हैं ओए लिमिट से बाहर ना हो, या वो कहते हैं अपनी लिमिट्स में आ जाओ, या वो कहते हैं अपनी हद में वापस आ जाओ। तो ऐसे ही इसी तरह हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग है, इसकी भी एक लिमिटेशन है। ये भी कोई जादू की छड़ी तो नहीं है ना, ज़ाहिर है इंसान का ही बनाया हुआ एक निज़ाम है, तो उसकी एक हद है, उससे आगे तो वो काम नहीं करेगा। तो सबसे पहली बात ये है कि क्या लिमिटेशन है। ये वहां पे इस्तेमाल नहीं होगा पर्टिकुलरली जहां पे सेल्स को आप इन एडवांस प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये वहां सक्सेसफुल नहीं है। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा, सर वो कौन सी ऐसी जगह है जहां पे हम सेल्स को इन एडवांस प्रिडिक्ट नहीं कर सकते? क्या ख्याल है बच्चों? सवाल तो ये बनता है ना जी। आप ना करें, मेरे जहन में तो सवाल आ रहा है कि बच्चों के जहन में सवाल पैदा हुआ होगा कि जनाब जो है वो ये कौन सा ऐसा निज़ाम है जो कि इतना एडवांस काम करता है लेकिन ये डेट वहाँ काम नहीं कर सकता है, सेल्स प्रेडिक्ट नहीं हो सकती। देखिए ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई बिजनेस बिल्कुल नया हो और उसके पास पहले से कोई डाटा ही दस्तियाब ना हो। जाहिर है हम फोरकास्टिंग करते हैं तो किसी डाटे की बुनियाद पे करते हैं ना, लेकिन डाटा नॉट अवेलेबल, यहाँ डाटा अवेलेबल ही नहीं है, अभी तो बिजनेस नया नया चला है, लिहाजा हम डाटा कहाँ से लाएं, अभी तो डाटा दस्तियाब ही नहीं है। तो बाज़ बिजनेसेस में ऐसा होता है कि डेटा दस्तियाब नहीं होता। फ्रेंकली स्पीकिंग इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जहाँ पर डेटा दस्तियाब नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस भी हैं जिनका इनिशियल एज होता है और अभी बहुत सारी चीज़ें वोलाटाइल होती हैं। वोलाटाइल से मुराद हम ये कह सकते हैं कि आप इतना अच्छे तरीके से उसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी। अच्छा, लिहाजा इसके अंदर ये तो है कि अगर आपके पास पहले से डेटा मौजूद नहीं है, अगर पहले से आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, तो चूंकि आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है तो अल्टीमेटली क्लियर बात है कि चूंकि डाटा ही नहीं इनिशियल है तो आप फोरकास्टिंग नहीं कर सकते, फोरकास्टिंग नहीं कर सकते, सिस्टम काम नहीं आएगा। या माहौल ऐसा है जिसमें बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी इन्वॉल्व है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हैं अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। सिचुएशन कोविड की है, सिचुएशन जो है वो किसी वॉर की है, या सिचुएशन एब नॉर्मल है, तो वहाँ पे ये मुमकिन नहीं होता। एक्सक्यूज मी, फोन कॉल की है।
कर दो। तो आज अभी तक मैंने देखा है कि आप बच्चों में से मोस्टली किसी बच्चे ने सवाल नहीं किया। मैं भी बड़ा हैरान हूँ कि अभी तक कोई सवाल आया नहीं मेरी तरफ। तो आई होप कि आपको मेरी आवाज़ और सब कुछ ठीक आ रहा होगा, बट आई एम थिंकिंग दैट इज कोई नो क्वेश्चन टिल नाउ, तो ये बड़ी अच्छी बात है। एनीवे, तो हम इसको जारी रखते हैं अपने लेक्चर को। तो देखिए, जहाँ तक हमने बात कर ली, हम अभी इसके फंक्शंस पे बात कर रहे थे। अच्छा, तो देखिए बेनिफिट से बात की थी कि ये अल्टीमेटली हर चीज़ मैनेज कर लेता है, लेकिन हम जहाँ लिमिटेशन से बात कर रहे थे यहाँ पे थोड़ा सा मैं रुक गया था। अच्छा, अब जो लिमिटेशन का मसला ये कि इन एडवांस अगर सेल्स डाटा ना हो तो फिर ये काम नहीं करेगा। दूसरी बात ये है कि बोथ MRP1 और MRP2 कभी भी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि ये इंतहाई ज़्यादा सुपीरियर सिस्टम है इनसे, ये इंतहाई ज़्यादा बेटर सिस्टम है इनसे, तो ये कभी भी उसके फीचर रिटेन नहीं कर सकते, ये उससे इंफीरियर है नीचे। अच्छा, इट कैन नॉट इंटीग्रेट ऑल पार्ट्स ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी ये बिजनेस के पूरे डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट नहीं कर सकता। ये मैन्युफैक्चरिंग के साथ और रिसोर्स प्लानिंग के साथ तो मैनेज कर सकता है, लेकिन बाकी चीज़ों को जो है वो कनेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये इतना पावरफुल सिस्टम नहीं होता। अच्छा, तो लिहाजा इस चीज़ के साथ ये जो है ये कनेक्ट नहीं हो सकता। अच्छा, इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि जो मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग है ये इसकी एक इम्प्रूव्ड शक्ल है। इसे हम कहते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ MRP सिस्टम है। लेकिन इस पर जाने से पहले आप बच्चों से एक सवाल पूछ लेते हैं। हाँ ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट बता दें। ठीक है, कोमल मैं अभी बात करता हूँ, हमजा मैं अभी बात करता हूँ। और सर क्वेश्चन है तो सही, बट मी टॉपिक के एंड के वेट कर रहे थे। ठीक है, अभी सब कोई बात नहीं, आपके सारे सवाल इंशाल्लाह आंसर करते हैं। तो वन बाय वन चलते हैं। तो मैं वन बाय वन बात करता हूँ आपके साथ। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली बात यह है कि अगर हमारे पास हमारा बिजनेस नया है, अभी नए नए हम बिजनेस पे आए हैं, तो हमारे पास टाइम सीरीज डाटा ही नहीं है, यानी पिछली सेल्स तो हमारे पास है ही नहीं। और फोरकास्टिंग आप सब बच्चे जानते हैं कि प्रिडिक्शन जो होती है वो किसी डाटे की बुनियाद पे होती है ना। तो जब डाटा ही नहीं होगा तो प्रिडिक्शन किससे करोगे? लिहाजा जहाँ प्रिडिक्शन नहीं होगी इसका फ़ायदा ही कोई नहीं है, अंदाज़ा नहीं तो ये काम नहीं करेगा। लिहाजा इसका सारे का सारा रोल मैटर करता है कि क्या हमारे पास वो डाटा दस्तियाब है, हमारे पास वो इंफॉर्मेशन दस्तियाब है जिसकी बुनियाद पे ये काम करे। क्लियर बच्चों? तो ये आइडिया हुआ आपको कि नया बिजनेस हो तो उसके पास डाटा ही नहीं हुआ। जो फर्ज कीजिए कि आज ही आपने एक नया प्रोडक्ट बनाना शुरू किया है, तो सवाल ये है कि क्या उस प्रोडक्ट के लिए आपके पास डाटा होगा? डाटा नहीं तो ज़ाहिर काम नहीं करेगा। तो फर्स्ट लिमिट के ऊपर बात की थी मेरे साथ। जी, अक्सर जगह इसको मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग लिखा जाता है, ठीक है, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जो हमारे जो नोट्स हैं उसके अंदर इसको मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग के नाम से जाना जाता है, और ये बेटर है, टर्म जो है ये बेटर है, ठीक है। और दोनों में थोड़ा सा फ़र्क भी है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग थोड़ा टेक्निकल डिफरेंस भी है। लिहाजा मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग करा रहा हूँ। अगर मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग या मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग हो तो वो एक छोटा सा एरिया है मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग का। यानी मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग जो है MRP, मैन्युफैक्चरिंग का एक छोटा सा हिस्सा है मटेरियल प्लानिंग। अच्छा, फ़र्क क्या है? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग में मटेरियल भी डील होता है, और मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग में जो HR है यानी ह्यूमन रिसोर्सेज है वो भी मैनेज होते हैं, और उसके साथ साथ ऑर्डर्स को भी मैनेज किया जाता है। लेकिन मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग में सिर्फ मटेरियल मैनेज होता है, HR नहीं होती, और उसके साथ साथ यानी स्केजुलिंग भी नहीं होती, और ऑर्डर वाला मामला भी नहीं होता। अच्छा, तो रुतबा सगीर आपको ये पता चला फर्स्ट लिमिटेशन क्या है? प्लीज कमेंट कीजिए ताकि हम आगे चल सकें। जी रुतबा सगीर, जी जी बच्चे, अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी जो बात थी वो सादिया हबीब ने लिखी थी कि क्या हम इसको मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग कह रहे हैं। तो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग और जो है मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, इसका फ़र्क समझ आया आपको? सादिया हबीब प्लीज़ कैन यू कमेंट?
जी सादिया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, अब जो है दूसरी बात जो है वो ये थी जो हाफिज साहब ने पूछा, हाफिज साहब ने पूछा है कि आप दूसरा पॉइंट क्या बता रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आप यूँ समझ लो कि मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग और मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग टू, ये दोनों ईआरपी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के सामने बच्चे हैं छोटे से। ईआरपी जो है बहुत बड़ा सिस्टम है, दैट इज यू कैन से कि ऐसे ही जैसे किंग के सामने उसके छोटे छोटे वजीर होते हैं। तो इसलिए MRP 1 हो या MRP 2 हो, ये कभी भी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के बराबर नहीं हो सकते। अच्छा, क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज ईआरपी जो है वो बिजनेस के सारे डिपार्टमेंट को आपस में जोड़ देता है, क्या HR, क्या सेल्स, क्या मार्केटिंग, क्या फाइनेंस, क्या प्रोडक्शन, सबको। लेकिन जो MRP है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड इश्यूज को डील करता है, मार्केटिंग को नहीं कर सकता, सेल्स को नहीं कर सकता। इसी तरह जो है आप ये कह सकते हैं और कई ऐसे ऑपरेशनल इश्यूज हैं जिनको नहीं करता है मैनेज। तो इसकी एक लिमिट है, सेल्स मार्केटिंग इससे दूर है, तो ये सारों को नहीं कनेक्ट कर सकता। ERP सबको कर सकता है, लिहाजा ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड चंद फंक्शंस को इंटीग्रेट कर सकता है, इसलिए ये ERP के जैसे नहीं हो सकते, ये बच्चे हैं। लिहाजा दो बातें थी, पहली बात जब डेटा ही नहीं तो फोरकास्टिंग नहीं होगी, फोरकास्टिंग नहीं होगी MRP काम नहीं करेगा। MRP 1 हो या 2 हो, कभी भी ERP के बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि ERP एक बड़ा सिस्टम है और MRP छोटा सिस्टम। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग 2 की। तो मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग 2 इज एन एक्सटेंशन ऑफ MRP। ये इसकी एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? इजाफा। एक्सटेंशन का मतलब होता है बेहतर, यानी उसका नेक्स्ट वर्जन, इम्प्रूव्ड वर्जन, उसका इम्प्रूव्ड वर्जन। तो इसका इम्प्रूव्ड वर्जन है। अच्छा, लेकिन फर्क क्या है बेसिकली, क्या इसमें हमें क्या बेनिफिट है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये उसकी निस्बत बेहतर ये है कि ये मजीद कुछ फीचर ऐड करता है। मिसाल के तौर पर ये ऑर्डर्स के साथ साथ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को भी साथ ले आता है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें बजटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग भी करता है। उसके साथ साथ ये इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन स्केड्यूलिंग भी करता है कि मशीन किस वक्त फारिग होगी और किस वक्त क्या काम कर रही होगी, ताकि जिस वक्त वो फ्री है उसको भी यूटिलाइज किया जा सके, एक महंगा प्लांट है उसका फ़ायदा उठा सके। और इसके साथ साथ ये लेबर स्केड्यूलिंग भी कर सकता है, और इस हद तक कि ये नहीं कि MRP 1 तो कहता था इतने घंटे मशीन चलेगी तो इतने घंटे लेबर काम करेगी, लेकिन ये इंडिविजुअली एक एक बंदे को बता सकता है कि भट्ट साहब आपने 2 घंटे पहले आना है, शकील साहब आपने 4 घंटे पहले आना है, नसीम साहब आपने शाम को वो टाइम लगाना है। तो ये सारे का सारा काम कर सकता है, यानी स्केजुलिंग कर सकता है लेबर की। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे फिर मुझे आपसे पूछना पड़ेगा, चूंकि अब मैं सम अप कर रहा हूँ कि यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ, MRP में हाफिज साहब फाइनेंस को मैनेज किया जाता है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से। ठीक है, अगर हर हवाले से मैनेज होने लग गया तो फिर तो आप ये कह सकते हैं कि फिर तो ये ERP बन जाएगा, लेकिन ये सिर्फ फाइनेंस के हवाले से इसे मैनेज करता है। क्लियर हो गया? अच्छा, इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन उसामा भाई, बात यह है कि इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि अगर इक्विपमेंट 24 घंटे इस्तेमाल होता है तो ये हमें बताएगा कि ये 6 घंटे इस पर जीप बन रही हैं, ये 6 घंटे इसके ऊपर कार तैयार हो रही हैं, ये 6 घंटे जो है इसके ऊपर पिकअप बनाई जा रही है। ठीक है जी, और ये वाले 6 घंटे जो है ये फ्री हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये वाले 6 घंटे फ्री पड़ा है, तो इसमें भी कोई प्रोडक्शन कर लेते हैं, इसमें कोई मोटरसाइकिल बना लेते हैं, कोई रिक्शा बना लेते हैं। तो इस तरह ये प्लांट जो है वो बताता रहेगा कौन सा प्लांट जो है वो क्या काम कर रहा है इसमें। और ये भी पता चल जाएगा कि प्लांट इस वक्त फ्री है नहीं है, उसकी स्केजुलिंग कैसे हुई है, तो ये सारी बात हमें बताएगा। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, तो ये सारी बातें हमें इससे पता चल जाएंगी। ओके, उसामा कह रहे हैं कि गॉट, ठीक हो गया। तो ये है हमारा MRP 2। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं MRP 2 को एक पिक्चर की मदद से बताना चाहूँ तो पिक्चर ये हो सकती है। ठीक है जी, कि एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक ऐसी डेटाबेस है जो
मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन भी देख रही है, इन्वेंट्री को भी देख रही है, ठीक है, और उसके साथ साथ एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल्स को भी देख रही है। ह्यूमन रिसोर्स के वाले से ज़्यादा काम तो नहीं कर रही, लेकिन स्केजुलिंग तो बहरहाल कर रही है। तो ये अगर काम कर रहा है तो फिर ये MRP2 है, चूँकि इसके अंदर ये देखिए फाइनेंशियल एप्लीकेशन भी इन्वॉल्व हो गई है। ठीक होगी बात। तो फाइनेंशियल एप्लीकेशन जब आ गई तो फिर ये सारे का सारा जो है मामला मैनेज हो गया। इसका मतलब ये कि मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग ही है। अच्छा, अब इसके आगे बढ़ते हैं तो बात ये आ जाती है कि एक्चुअली हुआ क्या है, हाउ द फंक्शंस आर बीइंग इम्प्रूव्ड। ये काम कैसे मुमकिन हुआ? देखिए, ये काम मुमकिन इस तरह से हुआ कि वक्त के साथ साथ पावर ऑफ हार्डवेयर बढ़ता गया। यानी किसी ज़माने में बड़ी पावरफुल हार्ड डिस्क होती थी, वो चंद मेगाबाइट्स की होती थी। अच्छा, और जब आगे बढ़े तो गीगाबाइट्स आ गया, और इसके साथ साथ जो है वो, वरना एक ज़माने में कहा जाता था या सोचा जाता था कि सॉफ्टवेयर जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, हार्डवेयर शायद इस स्पीड को मीट ना कर सके, लेकिन हार्डवेयर उससे कई गुना ज़्यादा स्पीड से इम्प्रूव हुआ। लिहाजा हार्डवेयर के इम्प्रूव होने से हमारी जो डेटाबेस मैनेजमेंट डेवलपमेंट है, या डेवलपमेंट ऑफ डेटाबेस टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई, और इस कदर बड़े बड़े डेटाबेस बनने शुरू हो गए और सेंट्रलाइज हो गए कि इवन हमारे हर बंदे के जेब में जो नेशनल आईडी कार्ड है, जिसको हम CNIC कहते हैं, कंप्यूटराइज नेशनल आईडी कार्ड, ये जो है ये भी एक डेटाबेस है जिसके अंदर हर बंदे के फिंगरप्रिंट्स पड़े हुए, हर बंदे की पिक्चर मौजूद है, और हर बंदे का जो है वो डाटा मौजूद है। तो इतने बड़े बड़े 22 करोड़ लोग हैं, तो 22 करोड़ लोगों का डाटा जो है वहाँ पे पड़ा हुआ। मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग 2 के आने के बाद कई नई पॉसिबिलिटीज़ मुमकिन हो सकी, और इसी को इम्प्रूव करते करते हम ERP तक पहुँच गए, यानी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग तक पहुँच गए। इसके नतीजे में मुख्तलिफ निज़ामात जो हैं, या मुख्तलिफ छोटे छोटे निज़ाम जो हैं, उनको हम इंटेग्रेशन की तरफ ले आए, यानी उनको आपस में हमने मरबूत कर दिया, मिला दिया, जिससे क्वालिटी मॉनिटरिंग हमारे लिए आसान हो गई, यानी हमारे लिए क्वालिटी को मैनेज करना निस्बतन आसान हो गया। इसके नतीजे में हमारे पास जो है, इसके नतीजे में हमारे पास जो है वो डिटेल कॉस्ट रिपोर्टिंग, उसकी ड्यू डेट स्केजुलिंग और प्रोक्योरमेंट, ये सारी चीज़ें जो है इसके फीचर इसमें ऐड होना शुरू हुए। और जब ये फीचर ऐड होना शुरू हो गए तो हमने तभी इसको MRP2 कहा, और पूरी दुनिया इसमें मूव होना शुरू हो गई। इसकी डेट आपको तकरीबन आप कह सकते हैं 1990s के करीब, या 90s के स्टार्ट में। ERP का जो ज़माना है वो तकरीबन ईयर 2000 और उसके करीब करीब शुरू हो गया। और इसके साथ साथ ये है कि ये आप ये कह सकते हैं कि पीरियोडिकली जॉब रन एक्सटेंसिव प्रिंट आउट रिपोर्ट, तो ये रिपोर्ट जो है प्रिंट आउट कर देता है, यानी आप सारा दिन सेल्स करते रहे, सारा दिन आप बिजनेस करते रहे, और रात को विद वन टच बटन आपने ये जान लिया कि आपका आज प्रॉफिट क्या था, आज का आपका गेन क्या था, आज आपने क्या अर्न किया है। तो आपको पीरियोडिक रिपोर्ट जो है मिलना शुरू हुई, जिसके लिए आपको कोई ज़्यादा बड़ा स्टाफ भी नहीं रखना पड़ा, और आपका मसला भी जो है वो भी हल हो गया, इजीली मैनेज हो गया। तो ये है बच्चों जो हमारा बात हो रही थी मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर। अब यहाँ तक हमने बात कर ली कि ये बेसिकली इशू है क्या, और मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग है क्या। तो यहाँ तक अगर कोई सवाल है आप बच्चों का तो उसको ज़रूर हम एड्रेस करना चाहेंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो प्लीज़ किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो ज़रूर कोट करें। असल में MRP2 जो है वो खान भाई, बात ये है कि जो MRP2 है उसमें मेन मसला ये है कि वो फाइनेंशियल प्लानिंग को भी इन्वॉल्व कर गए हैं साथ, और उसके साथ साथ जो है वो ऑर्डरिंग और इंडिविजुअल स्केजुलिंग एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय जो है वो इसकी वजह से मुमकिन हो सकी है। तो ये बहुत बड़ा इसका जो है हमारे लिए एडवांटेज था। जी, आप कह सकते हैं कि दीज आर फंक्शंस परफॉर्म बाय, और ये वो फंक्शन है जो कि थोड़े से एडवांस्ड हैं या बेहतर है किससे, MRP1 से। 1 वाला पॉइंट ये है कि द डेवलपमेंट ऑफ डेटाबेस टेक्नोलॉजी जो है बेहतर हुई है,
इससे पहले डेटाबेसेस बहुत छोटी होती थी और अब डेटाबेस इतनी हो गई है कि पूरे पूरे मुल्क का डाटा रखा जा सकता है। और टेक्नोलॉजी के इस एडवांसमेंट की वजह से MRP जो है टू जो है उसकी डेवलपमेंट मुमकिन हो सकी है। ये था हमारा पॉइंट था। जी प्लीज सोचिए। ठीक हो गया। इसके अलावा आप लोगों का कोई पॉइंट हो तो प्लीज जरूर पूछिए। ठीक हो गया जी। तो हम यहाँ पे इसको जो MRP2 है उसको आपके सामने से हटा रहे हैं और आपके सामने जो है हम ERP को रखते हैं, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग को आपके सामने रखते हैं। Let me bring the new presentation in front of you. तो देखिए इंसान कहते वो कहते हैं ना कि एक शायर ने कहा था कि मैं हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। यानी वो सारी स्केजुलिंग जो कि इंसान करता था, वो सारी स्केजुलिंग जो कि ह्यूमन के लिए मैनेज करना मुश्किल थी, आज हम एक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की मदद से मैनेज कर रहे हैं कि ऑर्डर कितने आए हैं, प्रोडक्ट्स कितने बनाने हैं, गुड्स कितनी मैनेज करनी है। ये सारे के सारे काम जो है कंप्यूटर से किए जा रहे हैं। और इसके अंदर सबसे पहला जो है मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, जिसने सिर्फ ऑर्डर के मुताबिक मटेरियल को मैनेज किया और हमारे मैन्युफैक्चरिंग स्केड्यूल को मैनेज किया। लेकिन ERP2 ने आके फाइनेंशियल इश्यूज को भी देखना शुरू कर दिया और उसके साथ साथ पीरियोडिक रिपोर्ट को बनाना आसान कर दिया और एक्सटेंसिव और बड़ी रिपोर्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम नहीं बल्कि पीरियोडिकली प्रिंट करके हमें देना शुरू कर दिया। यानी कि ये कह लीजिए कि अकाउंटेंट का सरदर्द जो है तकरीबन उसने ख़त्म कर दिया। अब जहाँ तक सवाल है हमारे नेक्स्ट वर्जन का या नेक्स्ट डिस्कशन का, हमारी अगली डिस्कशन जो है वो है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग और ये आपके इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक भी है। यानी ये टॉपिक मुकम्मल करने पे हमारा इंट्रोडक्शन टू इंटरप्राइज मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो सिंपल एक चैप्टर है जो कि है सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी मैनेजमेंट पे। तो अगला जो हमारा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, अगला चैप्टर हमारा वो क्वालिटी मैनेजमेंट। चलिए बहरहाल अभी तो हम सबसे पहले इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पे बात करते हैं जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, OPT छोटी सी डेफिनेशन है उसको भी कवर कर लेंगे, लेकिन पहले इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो है इज अ मॉडर्न सिस्टम जो मैनेज करता है हमारे डे टू डे प्रोसेसेस को। यानी हमारे डे टू डे प्रोसेसेस को मैनेज करता है, प्रोसेस को नहीं। प्रोसेस तो MRP करता है, ये प्रोसेसेस को मैनेज करता है। वो प्रोसेसेस कौन से हैं जिसमें वो तमाम काम शामिल हैं जो MRP करता था, जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट। लेकिन उसके अलावा ये पूरे के पूरे अकाउंटिंग सिस्टम को मैनेज करता है, ये पूरे के पूरे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को मैनेज करता है। जबकि MRP सिर्फ स्केजुलिंग करता था, बाकी जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है इंडिविजुअल्स का उसको मैनेज नहीं कर रहा था, जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इश्यूज हैं HR के उसे मैनेज नहीं कर रहा था, उसके अलावा स्किल्स इन्वेंट्री को नहीं बता रहा था। लेकिन ये इन तमाम चीज़ों को जो है वो शो ऑफ कर रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखते हो तो ये मैनेज करता है हमारा जो है, जिसको आप कह सकते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को भी देखता है, जिसे हम CRM कहते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को भी ये देखता है कि कस्टमर रिलेशनशिप जो है वो हमारे साथ डेवलप रहे और कस्टमर को इन कनेक्टेड रखता है कि अगर किसी ने कोई इंक्वायरी भेजी है या किसी चीज़ के बारे में इंक्वायर किया है तो इसने ये नहीं करना कि GM को आगे बताया कि जी एक इंक्वायरी लेटर आया फलां। इसने जिस चीज़ की इंक्वायरी आई है इसके अंदर सिस्टम में डिज़ाइन है कि अगर इस चीज़ की इंक्वायरी आए तो ये वाले अप्रिसिएशन वर्ड यूज़ करते हुए तुमने रिप्लाई कर देना। अगर किसी ने मैनुअल मांगी है तो वहीं से डाउनलोड कर देनी हो जानी चाहिए, ताकि ये कस्टमर जो है वो हमारे साथ कनेक्टेड रहे और उसका एक लिंक मेंटेन रहे। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है जो मतलब आप देखिए कि जो मल्टीनेशनल होटल्स हैं
अक्सर औक़ात आप अगर आपको हिल स्टेशन पे जाने का शौक़ हो तो मैंने देखा है कि वो भी अब जो है इन सिस्टम्स पे चले गए हैं, ईआरपी वगैरह पे। तो वो क्या करते हैं कि ऑफ सीज़न जो है आपको मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं कि जी आजकल भले सितंबर और अक्टूबर का महीना है लेकिन आप एक दफ़ा मरी आके देखिए, ये क्लाउडिंग का सीज़न है। इस सीज़न में बड़े खूबसूरत क्लाउड होते हैं जिसके अंदर आप वॉक कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये जो है आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, आपका एक जो है वो जो है वो आपको अट्रैक्ट करते हैं और अपने कस्टमर को इंटरेक्ट रखते हैं, ऑफ सीज़न भी और ऑन सीज़न तो अल्टीमेटली होना ही है। तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि बहुत बेस्ट तरीके से मैनेज करते हैं। तो ये ईआरपी जो है, या आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को नहीं, उसके साथ साथ अकाउंटिंग को भी मैनेज करता है, ह्यूमन रिसोर्स को भी करता है, कस्टमर रिलेशन को भी करता है, अलगर्ज के जितने भी ह्यूमन मार्केटिंग, यानी जितने भी जो आपके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हो सकते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर इतने ज़्यादा मॉड्यूल होते हैं कि मैं अगर किसी स्टूडेंट से कहूँ कि आप इसको सीखो, और वो जब किसी इदारे में जाके, जो कि इसके स्पेशलिस्ट इदारे हैं, इसको सीखने की कोशिश करता है तो वो कहते हैं किस एरिया में सीखना है। यानी इसके कोई 7 से 8 मॉड्यूल सिर्फ एचआर के, फिर इसके जो है जनाब तकरीबन 15 या 17 मॉड्यूल जो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के। इस तरह बहुत बड़ा है, चाहे और जो है वो ओरेकल का है और सैप, ओरेकल या सैप, दोनों में से जो भी ऑप्शन ली जाए, दोनों ही ऑप्शन पे ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। नहीं चलाने वाला जो है वो बहुत बड़ा आईटी एक्सपर्ट बन जाता है। पर्टिकुलरली इसके अंदर आमतौर पर प्योर आईटी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती। इसका यूजेज जो है वो अप्लाइड आईटी एक्सपर्ट्स करते हैं। जैसे कोई एचआर में है तो एचआर के साथ इसको सीखेगा तो एचआर का मॉड्यूल सीखेगा। अकाउंटिंग, अगर कोई जो है वो अकाउंटेंट है तो वो अकाउंटिंग की साइड को कवर करेगा। इस तरह पर्टिकुलरली सारे इंडिविजुअली जो है वो किसी एक एक इशू को ही एड्रेस किया जा सकता है। तो आज हम इसको यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह इसको डिटेल के साथ कल आपके साथ डिस्कस करेंगे। जाते जाते आप लोगों से हम फीडबैक ले रहे हैं, आज का लेक्चर आपको कितना समझ आया। सिर्फ माजरत के साथ जो डिसकनेक्शन हुआ है वो बात टेक्निकली मेरे बस की बात नहीं होती, मैं सीट पे ही मौजूद रहा, बट थोड़ा बहुत ये जो है वो कह सकते हैं कि जो है इसमें जो इंडिविजुअल मेरे साथ सपोर्ट करते हैं उनका भी कसूर नहीं होता। होता ये है कि थोड़ा सा नेचुरल सा हो जाता है कि हमारे बस में नहीं रहती चीज़ किसी न किसी तरह से। अच्छा, और कुछ नहीं तो आज एक बड़े मज़े की बात ये हुई कि जो मैं डिवाइस यूज़ कर रहा था उसकी केबल को मेरा पैर लग गया और स्विच उतर गया, उसकी बैटरी चार्ज नहीं थी, बंद हो गई। तो उसी बात का चीज़ें ऐसे होती हैं कि आपके बस में नहीं रहती। तो एनीवे, तो अब जो है हम हाफिज साहब कह रहे हैं बड़ा अच्छा लेक्चर था, सादिया कह रही है वेरी वेल, उसामा कह रहे हैं बहुत अच्छा है, उसामा सैयद कह रहे हैं बहुत क्लियर था। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों के फीडबैक का। रुतबा ऐसा है कि आज का अगर आप लेक्चर देखते हैं तो इसके अंदर जो है आप देखते हैं तो सिंपल सा लेक्चर था जिसके अंदर हमने जो है वो डिफरेंट इश्यूज़ को ज़ेर बहस लाए और हमने जो है वो पहले एमआरपी पे बात की जो मैन्युफैक्चरिंग के मुतालिक था, फिर हमने एमआरपी 2 पे बात की। तो इसकी सारी समरी जो है मेरे ख्याल में हम कल बता के फिर आगे चलेंगे। तो होप तब तक आप एक दफ़ा रिव्यू भी कर लीजिएगा, सारे नोट्स में अपडेट कर दूंगा आज, तो लाजमी एक दफ़ा मेरे लेक्चर से पहले आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके अप्रिसिएशन का, बहुत शुक्रिया आपकी मोटिवेशन का। ये मेरे लिए बड़ा रोज़ी रोटी का काम करती है, बड़ा एनर्जी का काम करती है मेरे लिए, जो आपकी अप्रिसिएशन कमेंट्स होते हैं। और आप लोगों का शुक्रिया कि आप इतनी जो है वो कह सकते हैं कि पेशेंस के साथ लेक्चर सुनते हैं। अगर डिस्कनेक्ट भी हो तो आप लोग इधर उधर नहीं जाते और मेरा वेट करते रहते हैं। तो अल्लाह सब बच्चों को कामयाब करे। वो कहते हैं ना, बाअदब बामुराद होता है। तो जो बच्चे बाअदब हैं अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी भी ज़रूर देनी है इंशाअल्लाह। ओके बच्चों, सी यू टुमारो। अल्लाह।